Hi students, I welcome you all to another video today. This video is for class 10 students and we will be solving the questions from sample question paper. Two questions I have written beta in the board and we will solve them. The question first one is, the electronic configuration of fluorine is 2,7. What type of bond is present in F2 molecule? तो फ्लोरीन, आपको पता है कि फ्लोरीन इज अ नॉन मेटल और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आप देख रहे हो कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आउटर मोस्ट शेल में ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है उनमें से 2 फ्लोरीन एटम क्या करते हैं, एक पेयर इलेक्ट्रॉन आपस में जो है शेयर कर लेते हैं और शेयर करके जो बॉन्ड बनते हैं उस बॉन्ड का नाम आपको पता ही है, इट इज ए कोवैलेंट बॉन्ड। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोरीन मॉलिक्यूल। ये है आपका एक फ्लोरीन एटम, ये है दूसरा फ्लोरीन एटम। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल एंड each fluorine atom contributes 1 electron for sharing with the another atom, and that's how one pair of electrons they mutually share among themselves, and that's how the F2 molecule is formed. So ये जो molecule formation होते हैं जिसमें F और F एटम के बीच में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ एक इस टाइप का बॉन्ड है, इट इज कोवैलेंट बॉन्ड। So this is the answer of this question. Now next question is, which gas is evolved when we heat NaHCO3? NaHCO3 क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो कौन सी गैस इवॉल्व होते हैं? तो ये रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन लिखने से ही आपको समझ आ जाएगा। तो रिएक्शन ये होगा, NaHCO3 upon heating, ये है हीट का सिंबल, gets converted into sodium carbonate प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बैलेंसिंग के लिए हम बस यहाँ पे 2 लगा देंगे और इसके साथ हम अपर डायरेक्शन में एरो देंगे in order to indicate that it is a gas and carbon dioxide gas is evolved when we heat sodium bicarbonate. So this is the answer of this question कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की इवोल्यूशन होती है। ये आपका केमिकल रिएक्शन से हमने बता दिया आपको। उसके बाद और दे करके इसी क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस भी है। इसमें क्या पूछा है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हिच सॉल्ट विल टर्न द रेड लिटमस ब्लू। आपको पता है कि रेड लिटमस का कलर ब्लू कर देते हैं बेस। तो बेस का प्रॉपर्टी क्या है? बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं और एसिड्स आपको पता ही है, एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। तो लेट अस सी कि जब हम कोई एक ऐसा सॉल्ट हमें सोचना है जिसका एक्वस सॉल्यूशन मतलब वो बेस होना चाहिए, बेस होने से क्या कर सकते हैं, रेड लिटमस सॉल्यूशन का कलर को वो ब्लू कर सकते हैं। तो एज इट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन ओनली, तो व्हाई नॉट वी थिंक ऑफ दिस सॉल्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन में बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। सो हम लिखेंगे और में aqueous solution of NaHCO3 turns red litmus blue because the reaction is what? NaHCO3 plus water. What will be formed? NaOH plus H2CO3. Now this H2CO3 जो है, it is a weak acid and it is not at all stable. So it decomposes and it forms CO2 and water. और आप सॉल्यूशन में देख ही रहे हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस and it turns red litmus blue. So हमने यहाँ पे क्या लिखा है, because the reaction is this, NaOH is a base and
it turns red litmus blue. So this is the answer of this question. This question is the assertion reason type question students. आपको पता है कि assertion reason type का जो questions है उसमें 4 options होते हैं. ये options A, B, C, D. पहला ऑप्शन है both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. सेकेंड में है कि both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. थर्ड है नंबर सी में assertion is true but reason is false. फोर्थ जो कि नंबर डी है उसमें बोल रहे कि assertion is false but reason is true. तो आपको ये assertion वाली स्टेटमेंट और reason वाला जो स्टेटमेंट है ये पढ़ के आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो दो स्टेटमेंट है ये कौन सा ऑप्शन के साथ मैच करता है, तो वही ऑप्शन को आपको टिक करना है. तो लेट अस रीड द स्टेटमेंट्स ऑफ द assertion एंड द रीजन. assertion में बोला है कि denatured alcohol is not for drinking purpose और रीजन में बोला है कि बिकॉज denatured alcohol has not the same taste and smell as drinkable alcohol. तो पहले तो हम जाने कि denatured alcohol क्या है. अल्कोहल बोलने से जो नॉर्मली आपको समझना है वो है इथानॉल. ये जो अल्कोहल है ये अल्कोहल का वेरियस एप्लीकेशंस है. अल्कोहल एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है. इट इज एन एक्सलेंट सॉल्वेंट एंड इट इज यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द केमिकल इंडस्ट्रीज. केमिकल इंडस्ट्रीज में काफी अमाउंट में जो अल्कोहल है वो यूज होता है. अल्कोहल का एक और यूज भी है, अल्कोहल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज होती है लार्ज क्वांटिटीज में. अल्कोहल का ड्रिंकिंग का बहुत सारे बैड इफेक्ट्स है. ये किडनी को डैमेज कर देते हैं और भी बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स है अल्कोहल का. अगर अल्कोहल लार्ज क्वांटिटीज में रेगुलरली कोई ड्रिंक करे तो उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं. अल्कोहल को जो अल्कोहलिक लिकर्स है जैसे कि बियर, व्हिस्की, रम, ये सब बनाने के लिए यूज किया जाता है. अब लोगों को अल्कोहल पीने से रोकने के लिए अल्कोहल में कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस ऐड कर दिया जाता है जैसे कि एसीटोन, पिरिडीन, मिथानॉल एटसेट्रा. ये जो 3 सब्सटेंसेस का मैंने नाम कहा दीज आर पॉइजनस सब्सटेंसेस. मिथानॉल, पिरिडीन, एसीटोन ये पॉइजनस सब्सटेंसेस ऐड कर दिया जाता है इथानॉल के साथ, तब उसको डीनेचर्ड अल्कोहल कहा जाएगा. और उसमें कुछ कलरिंग मैटर भी मिक्स किया जाता है जैसे कि कॉपर सल्फेट जिसका कलर ब्लू है, या तो कोई डाई भी मिक्स कर दिया जाता है कई बार जिससे उसका कलर जो है ब्लू हो जाता है. तो इस टाइप का अल्कोहल जो है पीने लायक नहीं है. इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. तो डीनेचर्ड अल्कोहल मतलब अल्कोहल व्हिच इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. तो ये जो अल्कोहल है डीनेचर्ड अल्कोहल इट इज नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. उसका रीजन ये नहीं है जो यहाँ पे कहा गया है कि इट इज नॉट हैविंग द सेम टेस्ट एंड स्मेल एज द ड्रिंकेबल अल्कोहल. ये रीजन नहीं है. रीजन ये है कि इसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, कलरिंग मैटर होते हैं. पॉइजनस सब्सटेंसेस का नाम मैंने ऑलरेडी आपको कहा, जिसके कारण अगर ये डीनेचर्ड अल्कोहल पिया जाए तो उससे क्या क्या हो सकता है. नोजिया जो कि वॉमिटिंग है, या तो ब्लाइंडनेस हो सकते हैं, या तो मौत भी हो सकती है. दैट इज व्हाई डीनेचर्ड अल्कोहल इज नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. सो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी. A is true but R is false. यहाँ पे रीजन जो है सही रीजन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर होगा. ऑप्शन सी. So this is the answer of this question. In this question students, the first part is why copper sulfate solution cannot be stored in an iron container. Give chemical equation also. फर्स्ट पार्ट ये है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आयरन कंटेनर में क्यों हम स्टोर नहीं कर सकते हैं. रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज आयरन जो है इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सो व्हाट विल हैपन इफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज केप्ट इन आयरन कंटेनर? आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन.
दैट मीन्स रिएक्शन विल टेक प्लेस बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो अगर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को हम स्टोर करना चाहते हैं तो हम यही चाहेंगे ना कि दोनों के बीच में कोई रिएक्शन ना हो, आयरन कंटेनर और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के बीच में कोई रिएक्शन ना हो। लेकिन अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने से क्या होगा, आयरन विल गो इनटू द सॉल्यूशन और धीरे धीरे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो ग्रेजुअली ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता जाएगा। दैट मीन्स कॉपर का डिस्प्लेसमेंट होता रहेगा, कॉपर मेटल बन के डिस्प्लेस होता रहेगा, और आयरन जो कंटेनर है वो ग्रेजुअली जो है सोल्यूशन बन के आयरन सोल्यूशन में जाता रहेगा। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन होता है, इसीलिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को हम आयरन कंटेनर में नहीं रख सकते हैं, नहीं स्टोर कर सकते हैं। रिएक्शन ये होती है Fe plus CuSO4 will produce FeSO4 plus Cu। तो इसका कलर है ब्लू और इसका कलर है लाइट ग्रीन। तो यही रीजन है यहाँ पे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम आयरन कंटेनर में क्यों नहीं स्टोर कर सकते हैं, और ये केमिकल रिएक्शन है। Now come to the next part. Name a solvent in which electrovalent compounds are soluble and a solvent in which they are insoluble. Now electrovalent compound means they are the ionic compounds. हम सबको पता है कि ionic compounds they are soluble in polar solvent, जैसे कि हमारे आसपास में जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है पोलर सॉल्वेंट का वो है वाटर। तो वाटर में आयनिक कंपाउंड्स दैट मीन्स इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स ये डिजॉल्व हो जाते हैं। तो क्यों डिजॉल्व होते हैं, यहाँ पे एक लाइन में आंसर मैं आपको बता दूं, उससे सफिशिएंट नहीं होगा, काफी नहीं होगा वो। तो इसलिए थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करो। मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में बता रही हूँ कि क्यों इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स मतलब आयनिक कंपाउंड्स वाटर में डिजॉल्व होते हैं, जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है। रीजन ये है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है इट इज पोलर इन नेचर। पोलर मॉलिक्यूल मतलब क्या, उसका एक एंड जो है नेगेटिव पोल की तरह काम करते हैं, दूसरा एंड जो है पॉजिटिव पोल की तरह एक्ट करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा है, ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन एटम के बीच में इस टाइप का ये जो बॉन्ड है, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड्स है मतलब ऑक्सीजन और ये जो हाइड्रोजन एटम्स है इनके बीच में एक पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके वजह से ऑक्सीजन क्या करती है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ भी यही बात होती है कि ऑक्सीजन की तरफ ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलपमेंट होता है एक एक बॉन्ड के लिए। ये हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज डेवलप होता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होती है। तो इसके ऊपर अगर हम चार्ज को प्लस डेल्टा बोलते हैं, इसके ऊपर हम बोलेंगे माइनस डेल्टा। इसी तरह से इस हाइड्रोजन के ऊपर भी प्लस डेल्टा चार्ज डेवलप होगा, ऑक्सीजन के ऊपर एक और नेगेटिव चार्ज माइनस डेल्टा आ जाएगा, दैट मीन्स -2 डेल्टा आ जाएगा। दैट मीन्स आप वाटर मॉलिक्यूल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरह से ये माइनस चार्ज यहाँ पे दे दो और ये जो दो स्मॉल जो है बॉल्स हमने बनाया इसमें प्लस चार्ज दे दो। ये इंडिकेट करता है हाइड्रोजन एटम्स, और ये जो बड़ा वाला जो आपका बॉल है जिसमें माइनस चार्ज दे रखा है हमने, ये रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीजन एटम को। तो जब आप कोई भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड दैट मींस आयनिक कंपाउंड, सपोज सोडियम क्लोराइड को आपने वाटर में डाल दिया, तो सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालते ही कहा जाता है कि वाटर जो है इट इज हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पहले समझ लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलने से हम क्या समझेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई सॉल्वेंट का हाई होने का मतलब है इट इज हैविंग द कैपेसिटी टू कट ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वो इजीली कट ऑफ कर देते हैं और वीक कर देते हैं, जिसके कारण जो आयंस है दोबारा आपस में रीयूनाइट नहीं कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड को जब हम पानी में डिजॉल्व कर देते हैं तो सिचुएशन कुछ ऐसा होता है। सो दिस इज द सिचुएशन स्टूडेंट्स, यू कैन सी ये कंटेनर है जिसमें पानी था, उसके अंदर हमने सोडियम क्लोराइड को ऐड कर दिया। ये देखो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है इनको चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल जो है सराउंड कर लिया है। वाटर मॉलिक्यूल जब सोडियम आयन को सराउंड किया तो सोडियम आयन की तरफ अपना कौन सा एंड पॉइंट आउट कर दिया, ऑक्सीजन एंड को पॉइंट आउट कर दिया, बिकॉज ऑक्सीजन एंड जो है नेगेटिवली चार्ज्ड है।
तो ये जो ऑक्सीजन एंड को सोडियम आयन की तरफ पॉइंट कर दिया, ये सारी वाटर मॉलिक्यूल्स में आप देख सकते हो। तो इसके बीच में सोडियम आयन और वाटर मॉलिक्यूल, इनके बीच में होगा इंटरेक्शन और उससे निकलेगा एनर्जी। तो जब भी कोई दो चीज के बीच में अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी इज रिलीज। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी इसको हम कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। और यहाँ भी वही बात है, क्लोराइड आयन के चारों तरफ में भी वाटर मॉलिक्यूल इसी तरह से उसको सराउंड कर लेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो अपना हाइड्रोजन एंड जो है वो क्लोराइड आयन की तरफ करेगा, बिकॉज हाइड्रोजन एंड इज पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज क्लोराइड आयन इज नेगेटिवली चार्ज। तो क्लोराइड आयन की तरफ वो अपना हाइड्रोजन एंड को पॉइंट आउट कर देगा। एंड अगेन जरूरी इंटरेक्शन, एंड इस इंटरेक्शन से भी एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है व्हेन द पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन दे इंटरेक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, ये एनर्जी का नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। एंड दिस हाइड्रेशन एनर्जी इज सफिशिएंट इनफ so the ions they can overcome the electrostatic force of attraction in between themselves, and that is why ये कभी भी आपस में रीयूनाइट नहीं कर पाएगा। तो यही रीजन है, मैं एक लाइन में भी बोल सकती थी, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको डिटेल में आपको बताया। ये चीज आप क्लास 11th में पढ़ोगे, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अभी आप समझ सकते हो कि आयनिक कंपाउंड्स या तो इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स पानी में, जो कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, उसमें क्यों डिसॉल्व होते हैं। यही है रीजन कि वाटर हैज गॉट हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट मींस इट हैज गॉट वेरी हाई कैपेबिलिटी टू कट ऑफ और वीकेन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, एंड दैट्स व्हाई द आयंस एक बार अगर डिस्पर्स हो गया, एक दूसरे से अलग हो गया, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इनका इंटरेक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज सफिशिएंट इनफ टू ओवरकम the electrostatic force of attraction in between themselves, and that is why they can never reunite with one another, and so they dissolve, and that is the reason why the electrovalent compounds they dissolve in polar solvent like water। तो यहाँ पे आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट का हो गया। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं कि एक और सॉल्वेंट का भी नाम कीजिए जिसमें ये इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड जो है इनसॉल्युबल है। तो इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब में इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स जो है डिसॉल्व नहीं होते हैं, बिकॉज दे आर नॉन पोलर इन नेचर। तो यही है आंसर इस क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट का। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड why it is advised that the acid should be added to water and not water to the acid। ये जो है लेबोरेटरी प्रिकॉशन के लिए भी एक बहुत ही बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप लेबोरेटरी में काम करोगे, खास करके केमिस्ट्री लेबोरेटरी में। वो ये है कि कभी भी अगर एसिड को, कंसंट्रेटेड एसिड को आपको डाइल्यूट करना है तो आपको कभी भी एसिड में पानी नहीं मिलाना चाहिए। पानी बड़ा सा कंटेनर में ले करके उसके साइड से, कंटेनर की साइड से धीरे धीरे करके आपको एसिड ऐड करना है, और वो भी कांस्टेंट स्टारिंग के साथ कॉन्स्टेंटली आपको उसको हिलाते जाना है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये जो डाइल्यूशन प्रोसेस है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का ये जो डाइल्यूशन प्रोसेस है, इट इज ए हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डाइल्यूशन का मतलब आप समझते हो कि कोई भी चीज में पानी अगर ऐड कर दिया जाए तो डाइल्यूट हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को जब हम डाइल्यूट करते हैं तो उसमें हम पानी ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। तो ये डाइल्यूशन प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक है नेचर में, बहुत सारा अमाउंट में हीट एनर्जी जो है प्रोड्यूस होता है इसमें। तो जिसके कारण अगर आप एसिड कंटेनर में लेकर के उसमें आप पानी ऐड करो तो जो लार्ज अमाउंट में हीट जो है प्रोड्यूस होती है वो क्या कर सकता है, पूरा मिक्सचर जो है इट में स्प्लैश आउट ऑफ द कंटेनर एंड इट में फॉल ऑन यू, जिसके कारण सीरियस एक्सीडेंट हो सकते हैं। इट में कॉज सीवियर बर्न्स ऑन योर स्किन और इट कैन डैमेज एनी ऑफ योर ऑर्गन। तो इट इज फॉर दैट पर्पस ओनली, इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। तो ये किया जाता है जब भी हमें डाइल्यूशन प्रोसेस में जाना है, कोई भी एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है, तो हमें कंटेनर के अंदर पानी लेना है, वाटर लेना है, उसमें कंटेनर के साइड से धीरे धीरे करके हमें एसिड ऐड करना है एंड विथ कांस्टेंट स्टरिंग, कॉन्स्टेंटली उसको हिलाते जाना है, स्टरर के साथ उसको कॉन्स्टेंटली हिलाते जाना है। दैट्स हाउ यू शुड डू इट। तो इसके बाद जो इसमें इंटरनल चॉइस है, एक और क्वेश्चन आपको दिया है, उस क्वेश्चन में चलते हैं। उसमें बोला है कि द गैस X reacts with lime water to give a compound Y, which is used as a bleaching agent in the chemical industry. Identify X and Y by giving chemical equation। आपको
पता ही है कि जो लाइम वाटर है उसके साथ कौन सा गैस का रिएक्शन करके एक ब्लीचिंग एजेंट को प्रिपेयर किया जा सकता है, वो है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस के साथ अगर हम लाइम वाटर का रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का यूज आप सब ने पढ़ा है बुक में। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, इट इज also used as a disinfectant. So bleaching powder इस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है जो कि एक ब्लीचिंग एजेंट है। तो रिएक्शन लिखते हैं हम, रिएक्शन ये होगा क्लोरीन प्लस लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि CaOH होल ट्वाइस है। रिएक्शन में बनेगा क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 जो कि आपका ब्लीचिंग पाउडर है। और साथ में बनते हैं वाटर। तो इसमें बैलेंसिंग करने का जरूरत नहीं है, रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक्स और वाई आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कहा गया है। तो एक्स तो वो गैस है, दैट मीन्स ये है आपका एक्स क्लोरीन गैस, एक्स आपका ये है। और जो कंपाउंड बना है वो कंपाउंड ये है आपका वाई जो कि ब्लीचिंग पाउडर है, which is used as a bleaching agent in the chemical industry. So this is how we have solved this question. Students, if you are watching the video, then this is a humble request to you. The name of my own channel is Samjho Chemistry Detail में. The link of the channel will be given to you in the description box. Please subscribe the channel if you like the video. Now let us solve this question. This question says decomposition reactions require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the compound. Write one reaction each for decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. आपको पता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उस रिएक्शन का नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर कैरी आउट करना है तो कोई ना कोई फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा सो दैट द रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन, द रिएक्टेंट डिकम्पोजेस एंड इट फॉर्म्स द प्रोडक्ट्स। तो अभी हमें एक एक करके एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का देना है जिसमें हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया जाता है सो दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी कैरीड आउट। तो पहला एग्जाम्पल हम लेंगे जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हम हीट एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। इसको कहा जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन means what? Single reactant gets decomposed to two or more products. तो नंबर 1 हमारा एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आवर एग्जाम्पल विल बी हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन एंड लाइमस्टोन को हीट करने से लाइमस्टोन डिकम्पोज होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सो लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट एंड द प्रोडक्ट्स विल बी CaO प्लस CO2। सो ये है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल ये वर्ड का मतलब आपको हीट एनर्जी सप्लाई करना होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में जिसमें वी विल प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो सनलाइट में ये रिएक्शन होगा, सनलाइट में एक्सपोज करना पड़ेगा रिएक्टेंट को, तभी जाकर के रिएक्शन हो पाएगा। दैट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। दिस इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल है AgCl सिल्वर क्लोराइड, expose it to sunlight, it will absorb sunlight energy and it will be converted into silver, जो कि ग्रे कलर का मेटल है, प्लस क्लोरीन।
तो बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ पे 2 देंगे। तो ये हो गया आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और जो कि थर्ड टाइप का है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें आपको एनर्जी जो प्रोवाइड करना पड़ेगा दैट विल बी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वो उसके एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल है। हम सबको पता है कि वाटर को अगर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है तो वाटर के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ता है। तो वाटर तो एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, 2-4 ड्रॉप उसमें एसिड ऐड कर देना पड़ता है और एसिडुलेटेड वाटर तब हम उसको बोलेंगे। और उसके थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वाटर डिकम्पोज होकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो रिएक्शन होगा इस टाइप का रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक। थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये एग्जांपल है 2H2O, पास इलेक्ट्रिक करंट, and the products will be hydrogen plus oxygen. So this is the answer of this question. Our next question, students, it is a paragraph reading type of question. It is said, read the following. P, Q, R, S and T are 5 elements with their atomic numbers. ये एलिमेंट का कलम है, इसमें इस कलम में एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर दे दिया गया है। तो P जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर है 11, Q का 17, R का 6, S का 18 एंड T का 15। ये एलिमेंट्स हैं और उनका एटॉमिक नंबर्स है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि चूज द करेक्ट मैच। ये ऑप्शंस आपके पास है A, B, C, D। इसमें जैसे कि A ऑप्शन में P के साथ 1, R के साथ 3, S के साथ 2, इसी तरह से B, C, D में P, R और S के साथ ऑप्शंस को मैच करके आपको कोड लिख के दिया गया है। तो आपको इन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहले तो हम देख लेते हैं, ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें इस कॉलम में एलिमेंट्स है P, R और S और यहाँ पे उनका स्पेसिफिकेशन बताया गया है। नंबर 1 में नोबल गैस, नंबर 2 में कट विथ नाइफ, नंबर 3 में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप देखिए P कौन सा एलिमेंट है, पहले हम देख लेते हैं P, R और S ये कौन कौन से एलिमेंट है। P का एटॉमिक नंबर यहाँ पे हमें दिख रहा है 11। तो P का एटॉमिक नंबर अगर 11 है दैट मीन्स P कौन सा एलिमेंट है, सोडियम। P जो है सोडियम है। उसके बाद R का एटॉमिक नंबर है 6। R इज कार्बन बिकॉज एटॉमिक नंबर 6 किसका है, कार्बन का है। उसके बाद है S का एटॉमिक नंबर यहाँ पे हम देख सकते हैं 18 है। 18 मतलब इट इज व्हिच एलिमेंट, इट इज आर्गन। आर्गन 18 एटॉमिक नंबर है S का। तो सारे एलिमेंट्स हमने जान लिए कि कौन कौन से एलिमेंट है P, R और S। अब इनका स्पेसिफिकेशन के साथ मैच करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे देखो फर्स्ट स्पेसिफिकेशन में क्या बोला है, नोबल गैस। अब इन तीनों में से आपको समझ ही आ रहा है कि S जो है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, आर्गन है वो, एंड दैट इज अ नोबल गैस। तो S के साथ नंबर 1 मैच करेगा। उसके बाद है सेकेंड स्पेसिफिकेशन कट विथ नाइफ। हम सबको पता है कि सोडियम, पोटेशियम दे आर सॉफ्ट मेटल्स, इनको नाइफ से हम काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। तो इसलिए P के साथ आपको नंबर 2 को मैच करना है बिकॉज P इज सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। इट इज अल्काली मेटल एंड अल्काली मेटल्स में से ये जो सोडियम, पोटेशियम है इनको जो है दे आर सॉफ्ट एंड दे कैन बी कट विथ नाइफ। सो P के साथ मैच हो जाएगा नंबर 2। और बचा क्या है, अभी थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दिया है दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस प्रॉपर्टी के साथ किसको मैच करोगे, इसको मैच करना है होगा आपको R के साथ बिकॉज R क्या है, कार्बन। हमें सबको पता है कि कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है ग्राफाइट जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए R के साथ हमें 3 को मैच करना है। तो मैचिंग हमने फाइंड आउट कर लिया कि P के साथ हमें 2 को मैच करना है, R के साथ हमें 3 को मैच करना है और S के साथ हमें 1 को मैच करना है। और ये ऑप्शन होगा नंबर B। नंबर B में P के साथ 2, R के साथ 3, S के साथ 1।
तो ये हमें मिल गया है करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 4 क्वेश्चंस इन टोटल। पैराग्राफ रीडिंग क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होते हैं, हर एक पार्ट में 1-1 मार्क्स होते हैं। तो आगे का पार्ट हम लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि व्हिच एलिमेंट कैन फॉर्म आयनिक कंपाउंड विथ क्यू। क्यू के साथ आयनिक कंपाउंड कौन फॉर्म कर सकते हैं? ये आपके ऑप्शंस हैं R, T, P, S। आप क्यू कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे आपको बता दिया गया इसका एटॉमिक नंबर 17। तो एटॉमिक नंबर 17 मतलब इट इज क्लोरीन, और आपको पता है कि क्लोरीन मतलब इट इज ए हेलोजेन एंड हेलोजेन्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हेलोजन के साथ आयनिक कंपाउंड जो बना सकते हैं वो इनमें से कौन सा एलिमेंट है? ये एलिमेंट है P, जो कि एटॉमिक नंबर 11 जिसका है, जो सोडियम है। सोडियम इज एन एल्काली मेटल, ग्रुप 1 के एलिमेंट है, जो बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है। वही क्या कर सकते हैं, इजीली एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं नियॉन की तरह। वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर सकते हैं, और गेन करके क्लोरीन जो है क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस तरह से जो P है और Q है, इनके बीच में आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन इज पॉसिबल। बाकी जो आपका R है, S है, T है, S तो नोबेल गैस हो गया, T आपका एटॉमिक नंबर है उसका 15, मतलब ये फास्फोरस है। फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में तो आयनिक कंपाउंड बनेगा नहीं। उसके बाद R जो है कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6, तो कार्बन के साथ भी क्लोरीन का कोई आयनिक कंपाउंड नहीं बनेगा। आयनिक कंपाउंड बनता ही है एक एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल और एक हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल के बीच में। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा P। P के साथ ही Q जो है आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इट इज सेड एलिमेंट P is kept in kerosene because option A, it becomes soft in kerosene. Option B, it will show properties of metal after it is kept in kerosene. Option C, it is so reactive to avoid explosion with air. Option D, none of this. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? जो आपका एलिमेंट P है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, दैट मीन्स इट इज सोडियम, एल्काली मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। आप सबको पता है कि जो सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल है, इनकी रिएक्टिविटी इतना हाई है, इसी के कारण इनको जो है केरोसिन के अंदर रखा जाता है। वाटर में भी नहीं रखा जा सकता है, एयर में भी, ओपन एयर में भी नहीं रखा जा सकता है, बिकॉज ओपन एयर में अगर रखा गया है तो एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ ये इतना वायलेंटली रिएक्शन करेगा कि इट विल कैच फायर, देयर विल बी एक्सप्लोजन। वाटर के साथ भी बहुत ही वायलेंटली, विगोरसली रिएक्ट करती है, वाटर में भी नहीं रखा जा सकते हैं। तो इसलिए केरोसिन में रखा जाता है कि केरोसिन में इनकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो दैट इज द रीजन कि P एलिमेंट को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? करेक्ट होगा ये वाला ऑप्शन C, ना कि ये ऑप्शन कि एलिमेंट P जो है केरोसिन में इसलिए रखा जाता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन जो है, अगर आप केरोसिन में रखते हो तब ये मेटल की जैसा प्रॉपर्टी शो करेगा। कोई भी ऑप्शन ये करेक्ट नहीं है। और डी में तो नन ऑफ दिस बोला है। सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, इट इज सो रिएक्टिव टू अवॉइड एक्सप्लोजन विथ एयर। यही कारण है कि एलिमेंट P को केरोसिन में रखा जाता है। तो हमें टिक करना होगा ऑप्शन सी को। तो ये हो गया इस पार्ट का आंसर। इसके बाद हम लास्ट पार्ट का आंसर करेंगे नंबर 4। लास्ट पार्ट में स्टूडेंट दे आर आस्किंग व्हिच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। 3 एलिमेंट्स को इन्होंने लिया है, दे आर P, R एंड S। P, R एंड S में आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर जो करेक्ट है उसको टिक करना है। तो ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में आप देख रहे हो कि P ग्रेटर देन R ग्रेटर देन S, इसमें R लेस देन P लेस देन S। नंबर सी में R ग्रेटर देन P ग्रेटर देन S। नंबर डी में P लेस देन R लेस देन S। पहले तो हम जान लेते हैं P, R और S कौन कौन से एलिमेंट है। P जो है आपका 11 एटॉमिक नंबर है, ये है सोडियम। R कौन है? R इज कार्बन, एटॉमिक नंबर जो है 6 है, सो इट इज कार्बन। और S दैट इज 18 एटॉमिक नंबर S, दैट इज आर्गन। तो P, R और S में आपको पता लग ही रहा है कि P जो कि सोडियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद होगा कार्बन, उसके बाद होगा आर्गन। आर्गन तो नोबल गैस है,
इसकी रिएक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इन दिस क्वेश्चन we have to give the reasons for these following observations. First one is tap water conducts electricity whereas distilled water does not. What will be the answer of this question? What reason you will give for the answer of this question? The answer of this question is कि टैप वाटर में जो है, टैप वाटर क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जबकि डिस्टिल्ड वाटर नहीं करते हैं? यहाँ पे रीजन यही बोलना है आपने कि टैप वाटर में सॉल्ट्स डिजॉल्व रहते हैं। आपको पता है रिवर वाटर हो, लेक का पानी हो, कुएं का पानी हो, टैप वाटर हो, इन सब में सॉल्ट्स रिमेन डिजॉल्व्ड। दैट मीन्स टैप वाटर में आयन्स होते हैं। सॉल्ट्स डिजॉल्व रहने का मतलब क्या है? उसमें पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन ये होंगे एंड सो दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट व्हाट अबाउट डिस्टिल्ड वाटर? क्यों डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं? डिस्टिल्ड वाटर कैसे हमें मिलते हैं? जब कोई वाटर जिसमें सॉल्ट डिजॉल्व है उसको हम डिस्टिल करते हैं, तो डिस्टिल करने से क्या करते हैं हम? डिस्टिलेशन का जो कंटेनर है उसमें हम हीट करते हैं। हीट करने से सॉल्ट तो इवापोरेट नहीं होते हैं, वाटर इवापोरेट हो जाते हैं और वो जो वेपर जो है कंडेंसर के थ्रू जब रिसीवर तक पहुंचते हैं, कंडेंसर के थ्रू जब वो वेपर पास करते हैं, वाटर वेपर, तब वो कंडेंस कर जाता है, ठंडा होके कंडेंस कर जाते हैं और रिसीवर में हमें एज लिक्विड वाटर हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो डिस्टिल्ड वाटर है इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, तो इसमें कोई आयन्स नहीं होते हैं एंड दैट इज वाई डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी। सो दैट इज द answer of this question. The answer I have written in the board. You can see, you can take the screenshot also. Tap water contains dissolved salts, that means ions in it, and so it conducts electricity. Distilled water is the purest form of water, does not contain any ions, and that's why it does not conduct electricity. Now let us see the reason for statement number 2. Dry HCl gas does not turn blue litmus red, whereas dilute HCl acid does. Dry HCl gas means it will not produce any H plus ion. आपको पता है कि एसिड्स जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करते हैं? H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं और तभी वो अपना एसिडिक प्रॉपर्टी को दिखा सकता है, दैट मीन्स ब्लू लिटमस को रेड कर सकते हैं। लेकिन ड्राई HCl में ऐसा कोई H प्लस आयन मिलेगा नहीं। जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है, ड्राई HCl एसिड गैस को जब हम वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तभी उसको हम HCl एसिड बोलते हैं, बिकॉज वाटर क्या करते हैं? H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं दोनों को, जिसके कारण सॉल्यूशन में क्या होता है? H प्लस आयन इज प्रेजेंट एंड सो इट कैन शो द एसिडिक प्रॉपर्टी, दैट मीन्स इट कैन टर्न द ब्लू लिटमस रेड। तो यही कारण है कि डाइल्यूट HCl एसिड में जो है ब्लू लिटमस रेड होता है, लेकिन ड्राई HCl एसिड इट विल नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो इसका आंसर भी मैं बोर्ड में लिख देती हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना ये सब क्वेश्चन के आंसर्स। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Dry HCl gas does not produce H plus ions, but dilute HCl acid produces H plus ions and so turns blue litmus red. Third question, students, they are saying during summer season a milkman usually adds a very small amount of baking soda to fresh milk. काफी देर तक मिल्कमैन जो है मिल्क को घर घर में वो बेचता है, तो मिल्क खराब ना हो जाए इसीलिए वो थोड़ा सा अमाउंट में बेकिंग सोडा दूध में मिक्स कर देते हैं। तो इससे क्या होता है? काफी देर तक दूध खराब नहीं होता, फटता नहीं है, दही में कन्वर्ट नहीं होता। बेकिंग सोडा क्या करते हैं? बेकिंग सोडा, आपको पता है कि बेकिंग सोडा मिल्क में जैसे ही डाल दिया जाएगा तो मिल्क हो जाएगा अल्कलाइन। क्यों? बिकॉज बेकिंग सोडा और वाटर जो कि मिल्क में प्रेजेंट होते हैं इनमें रिएक्शन हो करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एंड सो द मिल्क विल बिकम अल्कलाइन इन नेचर। अब होता क्या है कि मिल्क में जो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होते हैं, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम पास होता है कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है जो कि एसिडिक है, जिसके कारण मिल्क जो है एसिडिक कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। जब बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है तो बेकिंग सोडा मिल्क को अल्कलाइन कर देते हैं, जिसके कारण लैक्टिक एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने से मिल्क काफी देर तक
जो है एसिडिक कार्ड में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो यही कारण है कि मिल्क में मिल्कमैन क्या करते हैं, थोड़ा सा अमाउंट में बेकिंग सोडा मिक्स कर देते हैं ताकि मिल्क जल्दी खराब ना हो। सो थर्ड पार्ट का आंसर हम लिखते हैं। सो हियर आई हैव रिटन द रीजन, upon addition of baking soda the milk becomes alkaline and does not convert into acidic curd. The lactic acid produced by bacteria gets neutralized due to the addition of baking soda. तो ये रीजन हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन सेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन, H3O प्लस आयन का नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन, डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूटिंग द एसिड। जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हो तो H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाती है। इसका रीजन आप क्या दोगे? रीजन बहुत ही सिंपल है। आप पहले जानते हैं H3O प्लस आयन क्या है, कैसे बनते हैं। जब भी कोई एसिड सपोज कि मैं एक ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल आपको ले रही हूं जो कि एसिडिक एसिड है। सपोज एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH का डाइल्यूट सोल्यूशन, जब उसमें आप वाटर ऐड करोगे तो ये बनता है CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस आयन। अभी H3O प्लस आयन किस तरह से बना, ये जो एसिड है, एसिड क्या करते हैं, H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। एसिड का वही खासियत है, एसिड्स प्रोड्यूस H प्लस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। अभी H प्लस आयन सिंपली क्या है, एक प्रोटॉन है। H प्लस H एटम का आपको पता है कि एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में और बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिया तो न्यूक्लियस में बस एक प्रोटॉन रह गया। एंड यू कैन इमेजिन हाउ स्मॉल इज द प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन एक बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल होने के नाते वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब एक H प्लस आयन एसोसिएट हो जाता है तब क्या बनते हैं, H3O प्लस आयन बनते हैं। तो इसीलिए कई बार जो है H3O प्लस आयन से भी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, वो कुछ नहीं है, दैट इज H प्लस आयन ओनली। तो जब आप एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो तो H3O प्लस आयन का कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगा ही, बिकॉज जैसे जैसे वाटर ऐड कर रहे हो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो H3O प्लस आयन का जो नंबर है पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज कर जाएगा। तो दैट इज द रीजन हमें यहाँ पे क्या लिखना है कि H3O प्लस आयन का कंसंट्रेशन इसलिए डिक्रीज हो जाती है बिकॉज व्हेन वी डाइल्यूट द एसिड देन द वॉल्यूम ऑफ द एसिड इंक्रीजेस एंड द नंबर ऑफ H3O प्लस आयन डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो आंसर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। So here I have written for you the answer of this question. When we dilute the acid, volume of the solution increases and so number of H3O plus ions decreases per unit volume. Next हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट में क्या कहा गया है कि कार्ड एंड सोर सब्सटेंसेस should not be kept in brass and copper vessels. कार्ड एंड सोर सब्सटेंसेस दे आर एसिडिक। आपको पता है कि जो भी चीज खट्टा है उसमें एसिड होती है। तो कार्ड एंड सोर सब्सटेंसेस को आपको मेटल वेसल में, कॉपर वेसल में, ब्रास में क्या है, ब्रास इज एन एलॉय मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर उसमें 60% है और 40% जो है जिंक है। तो ब्रास का कंटेनर में या तो कॉपर का वेसल में अगर आप कार्ड या तो कोई भी सोर सब्सटेंस रख देते हो जो कि एसिडिक है नेचर में, तो वो क्या करेगा, जो एसिड है इन चीजों में वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और इस कारण जो कंपाउंड्स बनते हैं, जो सॉल्ट्स, हाइड्रोजन गैस ये सब बनते हैं, ये सॉल्ट्स मतलब जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कंपाउंड्स कई बार बहुत ही पॉइजनस होते हैं एंड इट इज अनफिट फॉर द कंजम्पशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। हम लोगों के कंजम्पशन के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इसीलिए कार्ड या तो सोर सब्सटेंसेस को जो है कॉपर वेसल में या तो ब्रास के कोई भी कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। तो इसका भी आंसर हम लिख देते हैं। सो दिस विल बी द रीजन फॉर क्वेश्चन नंबर 5 कि कार्ड एंड सोर सब्सटेंसेस contain acid which reacts with the metals and produce compounds which may be poisonous and unfit for human consumption. That's all for today, students. If you like the video, then please give it a like, and as I told in the middle of the video that
please come to my channel Samjho Chemistry Detail में and subscribe my channel. You can see many more videos which will be very beneficial for you. That's all, and thank you for watching the video.